नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश सेक्टर स्कैन। यानी कि बजट में हर रोज हम आपको वो सेक्टर बताते हैं जहां तक कुछ उम्मीदें हैं, उस सेक्टर की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होती है, उस सेक्टर की संभावनाएं आपको बताते हैं, चिंताएं बताते हैं और साथ साथ उस सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी है जिस पे आप बजट के लिए एटलीस्ट दांव लगा सकते हैं, जानकार क्या मानते हैं, इन सब पे हम चर्चा करते हैं। इस पूरी ही चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग विशेषज्ञों का पैनल मौजूद होता है, इन हाउस एनालिस्ट होते हैं जो कि बताते हैं कि किस तरह की उम्मीदें हैं इस सेक्टर को लेकर, किस तरह की संभावनाएं लगाई जा रही हैं और कौन सी बेहतर पिक है। जानकार मौजूद होते हैं और साथ साथ इस सेक्टर के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज हम बातचीत करेंगे ऑटो सेक्टर को लेकर। ऑटो सेक्टर या ऑटो एंसिलरी स्पेस में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे जानकार मौजूद हैं। जी चोकालिंगम मौजूद हैं, संदीप मौजूद है और स्टील स्ट्रिप व्हील्स की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले संदीप, आप ये बताएं कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में पर्टिकुलरली किस तरह की संभावनाएं लगाई जा रही है, किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है स्पेस के अंदर? देखिए, ऑटो एंसिलरी को अगर मैं क्लब करके चलूँ तो सबसे पहली मांग तो एक्साइज ड्यूटी को लेके ही है। 12.5 से 30% का जो स्लैब है उसको इंडस्ट्री चाहती है कि उसको कम कर दिया जाए। हालांकि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होने पे एक दर आ जाएगी, लेकिन हाँ, एक डिफरेंट स्लैब्स हैं और काफ़ी ऊंची एक्साइज ड्यूटी की दरें हैं। पहले तो उसे कम कर दिया जाए। दूसरी बात, 10 साल से ज़्यादा पुरानी जो गाड़ियां हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए एक स्कीम लेके आए सरकार, उसके लिए इंसेंटिवाइज करे, ये इंडस्ट्री सुनना चाहती है इसको लेके। और इंफ्रा रोड डेवलपमेंट पर पिछली बार एलोकेशन बढ़ा था, इस बार भी इंडस्ट्री चाहती है कि एलोकेशन बढ़े, जिससे गाड़ियों की जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिले। साथ ही साथ जो हाइब्रिड और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसके लिए सरकार ने जो टैक्स छूट की सीमा थी उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2016 तक किया था। वो इंडस्ट्री चाहती है कि दोबारा फिर से उसके फ्रंट पे कुछ देखने को मिले, उसकी जो समय सीमा है वो बढ़े। और खास तौर पे जो बैटरी चलित एलसीवीज हैं, जो छोटी गाड़ियां होती है, खासतौर पे जो 3 व्हीलर जो होते हैं, उसके लिए कंपनी चाहती हैं कि ग्राहकों को एक तो ब्याज जो टैक्स छूट है वो कंपनियों को मिले और साथ ही साथ ग्राहकों को सस्ता लोन मुहैया कराया जाए। ये जो छोटे 3 व्हीलर्स होते हैं या तो फिर जो एलसीवीज हैं, छोटे कारोबार के लिए जो मुहैया कराए जाते हैं, उसके लिए सस्ता लोन मिले। और साथ ही साथ कंपनियां जो लोन मुहैया कराती हैं जैसे एनबीएफसीज हैं, उनको भी इन कारोबारी को, छोटे कारोबारी को सस्ते लोन देने के लिए टैक्स में जो रियायतें हैं वो भी देखने को मिले। एक जीएसटी बड़ा ट्रिगर है इस पूरे सेक्टर के लिए, जीएसटी लागू हो और जो स्लैब है वो 28% ना हो, उससे नीचे की हो, ऐसा भी इंडस्ट्री चाहती है। चलिए, हमारे साथ मिस्टर मोहन जोशी मौजूद हैं, इंडस्ट्री से भी अब पूछ सकते हैं किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं सेक्टर को लेकर। मिस्टर जोशी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। स्पेस को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हुए भी हैं और पिछले साल बहुत सारे उठापटक देखने को मिले इस पूरे स्पेस को लेकर, चाहे डीजल बैन की बातचीत हो या फिर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर हो। आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं स्पेस को लेकर, क्या हो सकता है इस बजट में? नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जीएसटी है इसका टाइमलाइन इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। कब से शुरू होगा, किन दरों पे शुरू होगा, क्योंकि ये दरें आज भी बिजनेस को परेशान कर रही हैं। जो सही बोला कि 12 से लेकर 30% की टैक्सेशन है, अगर इस टैक्सेशन के ऊपर थोड़ा सा रियायत मिले तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड को पुश कर सकता है। जो दूसरी चीज़ है, सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया, उस डीमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी पैसा बैंकों के पास पहुंचा, जो ट्रांसमिशन के चलते एमसीएलआर भी कट हुए, जिनसे फाइनली रेट्स भी कम होंगे। बट मुझे अभी भी लगता है कि कम से कम 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट बैंक्स ने अभी भी पास ऑन नहीं किया है और सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि इतना पैसा अवेलेबल होने के बाद स्लो क्रेडिट ग्रोथ होने के साथ ये पास ऑन हो, ताकि अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्रीज, अक्रॉस द बोर्ड कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिल सके। जी, दूसरी चीज़ जो मेरे को लगती है जिस पे सरकार पिछले 1 साल से या 1.5 साल से काम कर रही है, वो है 15 साल से ऊपर के व्हीकल्स। अगर सरकार इसके ऊपर कड़ा नियम लेकर आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस नियम के बाद जो रिप्लेसमेंट मार्केट, या आप उसको कह सकते हैं कि मैं अपना पुराना गाड़ी छोड़ के नया गाड़ी खरीदूंगा, इस मार्केट से मिनिमम 10 से 15% का ग्रोथ अगले 3 साल तक मेंटेन रह सकता है हर सेक्टर के लिए, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो कार हो। तो सरकार अगर इन 3 जगहों पे काम करे तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप इस इंडस्ट्री के लिए डेवलप हो सकता है, जो ओवरऑल जीडीपी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। जी सर, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी स्पेस में हो, चाहे लेबर इश्यूज़ को लेकर भी कई सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है ये पूरा स्पेस। आने वाले समय में एक्सपोर्ट को लेकर या फिर फर्दर ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया की सिचुएशन को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मुझे लगता है कि सरकार का एक कॉमन प्रॉब्लम रहा है पिछले 3 सालों में, जो सरकार कंप्लेंट कर रही है कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट निवेश है, वो काफ़ी स्लो चल रहा है
उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनको सरकार से वो उम्मीदें नहीं हैं जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को होनी चाहिए, जो मदद उनको सरकार से मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्राइवेट केपेक्स को अगले 3 सालों के अंदर में बहुत ज़ोर से बढ़ावा देना है तो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो अगले 3 सालों में कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, अगर वो उस 3 साल की जगह उसको 1 साल में लगाता है, आई विल गिव हिम सम टैक्स रिबेट, सम इंसेंटिव टू प्रीपोन अ केपेक्स। ये एक बहुत बड़ी छूट है। मुझे लगता है कि 2017 के बाद काफ़ी टैक्स हॉलीडेज खत्म होने वाले हैं। उस 2017 की टैक्स हॉलीडे खत्म होते ही अगर इस तरह की कोई स्कीम लाई जाए जिससे जो प्राइवेट केपेक्स 3 साल, 4 साल, 5 साल के दौरान होने वाले हैं, अगर हम उनको 1 साल, 2 साल के अंदर प्रभावित कर सकें जी, तो सरकार का वो जो सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ सरकार पैसा खर्च कर रही है, प्राइवेट व्यापारी खर्च नहीं कर रहा है, इसका बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिस्टम के अंदर आपने डिमोनेटाइजेशन किया है। मुझे ऐसा जरूर लगता है कि इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है कि अच्छा है बुरा है, बट मुझे ये उम्मीद है कि 2017-18 के अंदर जो टैक्स बेस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, टैक्स कंप्लायंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी जी। इन 2 चीजों से जो आप सरकार जो पब्लिक को या इंडस्ट्रीज को वापस कर सकती है वो ये है कि लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, लोअर इंडिविजुअल टैक्स रेट्स। जितना पैसा बचेगा वो दोबारा बिजनेस में जाएगा या दोबारा खर्चे की तरह जीडीपी में जाएगा। तो मुझे लगता है वहां पे सरकार को कुछ रियायत करनी चाहिए इन एंटिसिपेशन जो उनकी टैक्स कलेक्शन अगले साल बढ़ने वाली है। चलिए, हमारे साथ एक और इंडस्ट्री की वॉइस मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर जेवी अधैया मौजूद हैं, वीपी फाइनेंस अतुल ऑटो के। मिस्टर अधैया नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बजट से स्पेस को उम्मीदें किस तरह की हैं और क्या ऐसी चैलेंजेस हैं जिनको गवर्नमेंट अगर ओवरकम कर दे तो शायद बेटर हो सिचुएशन इंडस्ट्री की? जी, सबसे पहले बजट में जो एक्सपेक्टेशन है इस बार फ्रॉम कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली इट इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ यू नो द थर्ड क्वार्टर वाज नॉट गुड इनफ फॉर इंडस्ट्री एट ऑल। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, खास करके इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट ऑटो इंडस्ट्री। तो रेट रिडक्शन इज यू नो हाईली एक्सपेक्टेड, और खास करके माइक्रो कमर्शियल व्हीकल जहां पर अतुल ऑटो एंगेज है 3 व्हीलर बिजनेस में, वहां पर अपार्ट फ्रॉम यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग इट प्रोवाइड्स मीन्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। तो ओवरऑल कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी कम हो सकता है अगर रेट रिडक्शन मिलता है तो। ये एक चीज है जी। दूसरा, जनरली कमर्शियल व्हीकल आर बीइंग परचेज थ्रू बैंक लोन्स, तो वहां पर इंटरेस्ट सब्सिडी इज यू नो हाईली एक्सपेक्टेड कि वहां पर जो थोड़ा बहुत कंसेशन मिल गया तो जो पोस्टपोन हुआ है बाइंग बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। तीसरा, क्लीनर एनवायरनमेंट की जो गवर्नमेंट बात कर रही है, अगर उस डायरेक्शन में टू प्रमोट दैट यू नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर बैटरी ऑपरेटेड 3 व्हीलर्स में टैक्स रेट में कुछ इंसेंटिव दिया जाए और एंड यूजर को भी इंसेंटिव दिया जाए, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। ओके मिस्टर अधैया, क्योंकि रूरल एरियाज में भी आपका एक्सपोजर है और रूरल एरियाज में गवर्नमेंट के शायद जो इंक्रीमेंटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो उसमें करते हुए दिखाई पड़े, तो अगर गवर्नमेंट अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू स्पेंडिंग करती है रूरल एरियाज में या फिर वहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाती है, तो वो कितना बेनिफिशियरी आप देख रहे हैं स्पेस के लिए? 100% ये काफी वेलकम मूव होगा और ये एक्सपेक्टेड है कि अगर वहाँ पर रूरल में इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए जितना भी खर्च किया जाएगा तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प कॉर्पोरेट लाइक अस। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अधैया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए, बजट पे डेवलपमेंट से बातचीत करने के लिए। साथ साथ हमारे साथ मिस्टर जी चोकालिंगम भी मौजूद हैं। मिस्टर चोकालिंगम, क्योंकि अभी आपने दोनों इंडस्ट्री बॉडी को सुना और उनका भी मानना है कि इंडस्ट्री में ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं टैक्सेस को लेकर, एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए या फिर रूरल स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए। आपका क्या मानना है, स्पेस में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे शायद बेहतर सिचुएशन हो जो इंडस्ट्री की अब तक नहीं रह पाई है, जो अब तक यहाँ पे लैग रहे हैं? As far as the Indian budget is concerned, you know, the important thing is to improve the investments. In the current year, first half of the current year, we saw the investment going down by 4% year on year. That is, gross capital formation is down, which is quite rare. You know, this kind of magnitude of fall
So the private investment is also going down. Banking credit is at growing at 5.1%, which is a 2-decade low. So the most important thing the government has to do is to, increase the developmental expenditures. Otherwise, the market would be disappointed. So that's what I would strongly advocate. जी मिस्टर जोशी, एक और चीज़ जैसे कि उनसे भी हम बातचीत करते हैं रूरल स्पेंडिंग को लेकर, पर्टिकुलरली क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो क्रॉस द बोर्ड है, वो हर तरह के व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ में फिर अर्बन एरियाज़ में हो। इन चीज़ों को देखते हुए अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है तो आपका क्या टेक है? क्या आप कुछ इंप्रूवमेंट की उम्मीद लगा सकते हैं स्पेस के लिए? मुझे लगता है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग पिछले 3 सालों से अच्छा चल रहा है, और क्योंकि अगले साल टैक्स का कलेक्शन के अंदर मुझे उम्मीद है कि 10% से ऊपर की वृद्धि रहेगी, वो सेगमेंट ज़रूर काम करेगा और वो ज़रूर रूरल सेगमेंट को इम्प्रूव करेगा। बट अगर हम प्राइवेट निवेश की बात करें, प्राइवेट निवेश काफ़ी धीरे चल रहा है। जैसे अभी एक सलाहकार ने बोला कि हम प्राइवेट कैपेक्स में 4% YOY डाउन है। इस 4% डाउन को अगर हम 10% प्लस करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करें। वो एक्सपोर्ट्स की फैक्ट्रियां अगर आप रूरल सेगमेंट में लगाएंगे तो अपने आप जॉब्स मिलेंगी, अपने आप खर्चा होगा। सबसे बड़ा बात यह है कि आज टाटा मोटर्स, मारुति, फोर्ड, ह्यूंडई, किया, इतने सारे ऑटोमेकर्स नई फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं क्योंकि वो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब देना चाहते हैं जी। बट हम अभी भी उस तरफ काम नहीं कर रहे हैं और शायद हम उसे इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं ताकि ये इन्वेस्टर्स और थोड़ा आगे आए और जी जोर से पैसा लगाएं। और मुझे यही उम्मीद है कि अगर सरकार को मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट अच्छा बनाना है और उस मेक इन इंडिया से रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है जो फाइनली सारे प्रोडक्ट का डिमांड को जनरेट करेगा, सरकार को प्राइवेट निवेश की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सरकार पैसा खर्च करेगी, मुझे उसमें डिबेट नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि अगले साल का बजट के अंदर सरकार प्लान्ड एक्सपेंडिचर को और बढ़ाएगी, बट उसके साथ अगर प्राइवेट केपेक्स नहीं होगा तो सरकार अकेली पड़ जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए मिस्टर जोशी और अपना समय हमें देने के लिए। संदीप, आपने ऑटो स्पेस में दोनों दिग्गजों को तो सुन लिया, लेकिन वैल्यू वाइज स्पेस में सबसे बेहतर शेयर कौन सा है और क्या लगता है कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स कहाँ कह रही है कि निवेश किया जा सकता है? देखिए सुमित, अगर आप एक साल की चाल देखें पूरे सेक्टर की, बड़ी कंपनीज की अगर मैं बात करूं, मारुति को छोड़ के कुछ खास बड़े रिटर्न्स इस पूरे स्पेस में नहीं देखने को मिले हैं। मारुति ने जरूर पिछले 1 साल में करीब 35% के आसपास के रिटर्न्स है वो डिलीवर किए हैं, लेकिन M&M जैसी कंपनीज को देखिए, महज 5% के आसपास के रिटर्न है वो इस कंपनी में बीते 1 साल में बने हैं। और इनफैक्ट यही एक ऐसा काउंटर है जो मुझे लगता है इस पूरे स्पेस में काफ़ी प्रॉमिसिंग अगले 1 साल के लिए या तो फिर अगले बजट तक आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा, वैल्यूशंस इसके अभी भी सपोर्टिव हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें रनअप नहीं देखने को मिला है। ज़्यादातर सब भी इसमें खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और कुछ एक पॉजिटिव चीजें हैं जो कि शायद इसके फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट करेंगी। पहला तो ये NCR में जो डीजल गाड़ियों पर बैन है वो हटा, उससे इनकी जो ग्रोथ है उसमें फायदा देखने को मिलेगा। दूसरा, अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, पहले ज्यादा डीजल पे फोकस थे, अब ये अपने पेट्रोल ब्रांड्स पे लाने के ऊपर ज्यादा फोकस करें तो उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। दूसरी बात, GST जो कि इस सेक्टर की बड़ी उम्मीद है वो लागू होता है। ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट पॉइज्ड है और वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज होगी इस कदम की। और ब्रोकर्स जो बाय कॉल दे रहे हैं उनका मानना है कि 1400 तक के जो जोन है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए M&M इस पूरे स्पेस में बेस्ट पिक नजर आता है। तो M&M सबसे बेहतर विकल्प आपको बताया जा रहा है ऑटो स्पेस पे अगर आप दाम लगाना चाहते हैं। रूरल स्पेंडिंग को लेकर भी, अर्बन स्पेंडिंग को लेकर भी, डीजल वेरिएंट्स तो है ही, या पेट्रोल वेरिएंट्स में भी, SUV में भी अलग अलग सेगमेंट में कंपनी मौजूद है। तो बहुत हद तक इसको फायदा होगा अलग अलग अनाउंसमेंट, या खासतौर से 2 व्हीलर से जुड़ी हुई भी अगर कुछ अनाउंसमेंट होती है तो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वो शामिल है। तो आपको ऑटो स्पेस में एक कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे, आप सभी जानकारों का हमारे साथ मौजूद रहने के लिए शुक्रिया। लेकिन आगे हमारे साथ अब लिबर्टी की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी।